पॉलिटी एंड गवर्नेंस केंद्रीय सूचना आयोग CIC अबाउट CIC तो उसको 2005 में स्थापित करा गया था। ये एक सांविधिक निकाय है। इसमें 1+10 लोग होते हैं। नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है एक समिति की सिफारिश पर। समिति में शामिल होता है PM प्लस विपक्षी नेता और कैबिनेट मंत्री। CIC पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है। इसके कार्य हैं सिविल न्यायालय की शक्तियाँ इसके पास होती हैं। समन करना यानी बुलाना, दस्तावेजों का प्रकटीकरण व निरीक्षण करना, साक्ष्य प्राप्त करना। CIC से जुड़े मुद्दे तो रिकॉर्ड का खराब प्रबंधन, RTI निपटान में देरी होती है, पेंडिंग मामले 35,849 मामले पेंडिंग हैं। CIC का कंट्रोल ज़्यादा है, प्रशिक्षण की कमी है, रिक्त पद। NFICI 2009 को बना था। CIS से जुड़े मुद्दे तो रिकॉर्ड का खराब प्रबंधन, RTI निपटान में देरी। आगे की राह, रिकॉर्ड का प्रबंधन, दस्तावेजों को वेबसाइट पर अपलोड करना, प्रशिक्षण देना, जागरूकता फैलाना, क्षेत्रीय भाषाओं में RTI का प्रकाशन करना और त्वरित निपटान करना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। विकास का आरंभ 1986 में श्री कोलवाल वर्सेस जयपुर नगर निगम मामले में करा गया था। ये अनुच्छेद 19 में निहित है। पारदर्शिता में वृद्धि होगी, इससे लोगों को सशक्त बनाएगा। ये वेतन EIC के बराबर होता है। वेतन केंद्र सरकार द्वारा मिलता है इसको। न्यायिक जवाबदेही, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ओडिशा हाईकोर्ट अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। न्यायिक जवाबदेही के बारे में तो इसका उद्देश्य न्यायाधीशों व न्यायालयों को संवैधानिक या कानूनी मानकों के विपरीत व्यवहार व निर्णयों के लिए व्यक्तिगत व संस्थागत रूप से जिम्मेदार बनाना है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर हाईकोर्ट का नियंत्रण की बात करता है। न्यायिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दे तो कॉलेजियम प्रणाली यानी भाई भतीजावाद को बढ़ावा, न्यायाधीशों का आचरण, आंतरिक कामकाज, सूचना संबंधी विषमता, न्यायपालिका RTI से बाहर है। अपने न्यायिक दायरे का उल्लंघन करना, NJSC उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। लंबित मामले 2.8% की वृद्धि हो रही है प्रतिवर्ष। जनता का विश्वास कम हुआ है। न्यायिक जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम तो आंतरिक प्रक्रिया को बढ़ाना, प्रक्रिया ज्ञापन 2016, स्थायी सचिवालय के गठन का विचार, न्यायिक मानक व जवाबदेही विधेयक 2020, बेंगलुरु प्रिंसिपल को अपनाना। बेंगलुरु प्रिंसिपल न्यायिक जवाबदेही से संबंधित है। कानूनी प्रक्रिया का डिजिटलाइजेशन करना, IITMES का तकनीक का प्रयोग करना। न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता क्यों, तो SC की कार्रवाई को जवाबदेही से बढ़ाने के लिए, लंबित मामलों को कम करने के लिए, लोकतांत्रिक संस्थानों में नागरिकों की निष्ठा बढ़ाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण निर्णय लेने में दक्षता व पारदर्शिता लाने के लिए। न्यायिक स्वतंत्रता का मतलब होता है न्यायपालिका का राज्य के अन्य अंगों पर निर्भर न होना, यानी कार्यकाल की सुरक्षा होती है इसमें। चर्चा पर पाबंदी आदि शामिल होता है इसमें। अत्यधिक स्वतंत्रता जवाबदेही को कम कर सकती है तथा अत्यधिक जवाबदेही स्वतंत्रता को कम कर सकती है। जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL तो लग्जरी लिटिगेशन दायर करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जनहित याचिका व उसका महत्व, इसका तात्पर्य होता है मानवाधिकारों तथा समानता के अधिकारों की रक्षा करने व व्यापक लोकहित के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का प्रयोग करना। इसका अवधारणा का अमेरिकी न्याय प्रणाली से संबंधित है। ये आर्टिकल 39A पर आधारित है। ये 39A आर्टिकल 39 से बात करता है राज्य द्वारा जाति, धर्म, पंथ के आधार पर भेदभाव नहीं करा जाएगा। सार्वजनिक प्लस निजी मामलों पर लागू होती है। ये सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं PIL दायर करने के लिए। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दायर की जा सकती है। ये पीड़ित पीड़ित के पास पीड़ित के पक्ष के अन्य सदस्य द्वारा भी दायर कर सकते हैं इसको। संगठन द्वारा भी जारी करी जा सकती है। ये इससे संबंधित समस्याएं हैं कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग, न्यायालय के समय की बर्बादी होती है, विकासात्मक गतिविधियों का ठप होना और सशक्ति पृथक्करण का उल्लंघन होना। आगे की राह, सिद्धांत का अनुपालन करना। बलवंत सिंह चौफन वाद में बताया गया कि केवल वास्तविक PIL ही दायर हों। PIL का इतिहास की बात करें तो 1976 में न्यायाधीश कृष्ण अय्यर
वर्सेज बॉम्बे सभा अब्दुल थाई केस में दायर करी गई थी। 1979 में 1979 में सबसे पहली पीआईएल हुसैनारा खातून वर्सेस बिहार राज्य में दायर करी गई थी 1979 में। 1981 में पीएन भगवती द्वारा शुरू करा गया। इसको पीएन भगवती को फादर ऑफ पीआईएल भी बोला जाता है। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट संबंधित है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट से संबंधित। पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले। तो एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघवाद 1981, एमसी मेहता वर्सेस भारत संघवाद 1987, विशाखा वर्सेस राजस्थान संघवाद 1997। पीआईएल का महत्व। तो अल्पसंख्यकों व वंचितों का कल्याण होता है, न्यायिक प्रक्रिया को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाना, ग्रामीण न्यायिक समीक्षा के अवधारणाओं को बढ़ाना, मौलिक अधिकारों का बेहतर न्यायिक कार्यान्वयन करना, विधि के शासन में पारदर्शिता को बढ़ाना, सार्वजनिक अधिकारों को जिम्मेदार बनाना। हेट स्पीच। अबाउट हेट स्पीच। तो किसी भी कानून में परिभाषित नहीं करा गया हेट स्पीच को। इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रसार के करा जाता है इसका। हेट स्पीच शब्द का प्रयोग निर्विवाद रूप से अपशब्द, निंदापूर्ण, अवमानना, भयभीत करने वाली और परेशान करने वाली अभिव्यक्ति हेतु करा जाता है। विभिन्न समूहों के खिलाफ हिंसा, घृणा, भेदभाव, नफरत फैलाई जाती है इसके लिए। रिलेटेड कानून। तो संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 19(2) वाक व अभिव्यक्ति की बात आज़ादी की बात करता है। आरपीए 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। रिलेटेड समस्याएं हैं तो हिंसा का प्रसार होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण में बढ़ोतरी होती है, कानून व्यवस्था बाधित होती है। चुनौतियां। तो वाक व व्यक्ति की स्वतंत्रता से टकराव होता है, असहमति पर अंकुश, उचित परिभाषा का न होना, कोई कानूनी परिभाषा न होना। आगे की राह। आईपीसी में जोड़ना, विनियामक उपाय बनाना, कानूनी रूप से दंडित करना, वैकल्पिक समाधान विकसित करना जैसे कि सेवा, संवाद, मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन करना, सहानुभूति पैदा करना, सद्भाव को बढ़ाना, मानवाधिकारों की शिक्षा प्रदान करना और लोगों को शिक्षित करना। इंटरनेट शटडाउन्स। तो वित्तीय बाजार व्यापार बाधित होता है इससे, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली प्रभावित होती है। कानूनी प्रावधान इसके खिलाफ इसके लिए। तो भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 1885, लोक आपात या सुरक्षा 2017 नियंत्रित है ये। नोटा विकल्प राज्यसभा चुनाव में लागू नहीं होता। नोटा विकल्प 2013 में शुरू करा गया था सबसे पहले। अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी आईएससी की बैठकें। तो अबाउट आईएससी। आई आर्टिकल 263 यानी 263 की तरह स्थापित करा गया है इसको। राष्ट्रपति द्वारा गठन करा जाता है इसका। इसमें शामिल होते हैं पीएम, इसका अध्यक्ष होता है, और सभी सीएम्स राज्य के और यूटी के प्रशासक, कैबिनेट 6 मंत्री कैबिनेट के और 10 केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं इसमें। फोर्थ अनुसूची राज्यसभा में आवंटन की बात करती है। अनुच्छेद 80(3) 12 सदस्य चयनित करे जाएंगे, जो 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान और कला से होंगे। चुनाव आयोग के पास दल का पंजीकरण समाप्त करने की शक्ति नहीं है। आरपीए एक्ट 1951 की धारा 29A व C के तहत दलों पर कार्रवाई करी जाती है। नेशन ई विधान ऐप संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू करा गया है, जो कागज के उपयोग को समाप्त करेगा, कम करेगा। आरपीए 51 की धारा 33(7) केवल 2 क्षेत्रों से ही चुनाव लड़ा जा सकता है के बारे में बात करती है। दल बदल विरोधी कानून 52 में संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इसमें निर्णय पीठासीन अधिकारी के पास होता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा के बारे में बताया गया है। NESDA 2021 रिपोर्ट द्विवार्षिक जारी करी जाती है, DARPG द्वारा जारी करी जाती है। केरल प्रथम स्थान पर है इसमें, फिर मेघालय, नागालैंड और जम्मू कश्मीर का स्थान आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। 1995 में बना था WTO। 164 सदस्य हैं इसमें। गेट का उत्तरवर्ती संगठन है ये। भारत के लिए निहितार्थ। तो मछली पालन सब्सिडियों में कटौती, विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए छूट, कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए IPR से छूट, ई कॉमर्स को लेन देन को बढ़ावा, वैश्विक स्तर पर $10 बिलियन की क्षति।
WTO के मुख्य समझौते, तो कृषि पर समझौता, ट्रिम्स यानी जो व्यापार से संबंधित है, ट्रिप्स समझौता जो बौद्धिक अधिकारों से संबंधित है, SPS समझौता स्वच्छ पादप उपायों से संबंधित है, गेट्स TBT समझौता जो व्यापार की तकनीकी बाधाओं पर समझौता है। WTO में भारत के लिए अनसुलझे मुद्दे, तो कृषि सब्सिडी का मुद्दा, MSP के विवादास्पद मानना, व्यापार की बाधाएं, GI की पहचान, निवेश को सुविधाजनक बनाना। WTO के सामने चुनौतियां व समाधान, चीनी नीतियों के खिलाफ प्रभावहीन होना, बदला हुआ वैश्विक आर्थिक वितरण, WTO के निष्क्रिय अपीलीय निकाय, निर्णय लेने की लंबी प्रक्रिया, समावेश की कमी जैसे ईरान, इराक, लेबनान WTO में अभी तक शामिल नहीं है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था की ओर बढ़ना, कोविड का प्रभाव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प, तो अगले 5 वर्षों में G7 भागीदारों द्वारा $600 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें B3W यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड की शुरुआत करी जाएगी। PGII इसमें साझेदारी करेगा। G7 पहल 4 श्रेणियों, इसमें स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रणालियाँ, लैंगिक समानता और ICT का प्रयोग पर बल प्रदान करती है। G7 पहल BRI के विपरीत है। अबाउट BRI यानी कि बॉर्डर रोड और बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ये अंतर महाद्वीपीय दीर्घकालीन नीति व निवेश कार्यक्रम है। इसके द्वारा सिल्क रूट का निर्माण करा जाता है। 2013 में चीन द्वारा आरंभ करा गया था इसको। 2013 में 71 देश शामिल है इसमें। मैरीटाइम सिल्क रोड से जाती है ये। BRI के संबंध में भारत की चिंताएं, तो भू राजनीतिक चिंताएं भारत के प्रभुत्व को कम करेंगी। संप्रभुता का हनन, जम्मू कश्मीर से गुजरती है, पाकिस्तान के अनधिकृत लाभ पहुंचाने में सहायक है ये। G7 एक वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति में सालाना बैठक हुई इसकी। इसके सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA। IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO से भी G7 से जुड़े हैं। EU सदस्य नहीं है इसका, लेकिन भी इसकी बैठक में भाग लेता है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, नाटो का गठन सेकेंड विश्व युद्ध के बाद 1949 में कराया गया था, सोवियत संघ के प्रभाव को रोकने के लिए, कम करने के लिए। सामाजिक सुरक्षा संगठन के रूप में कार्य अनुच्छेद 5 में बताया गया है। वार्सा संधि द्वारा संस्थापक है, इसके 12 सदस्य हैं इसके नाटो के, जो हैं USA, UK, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल। वर्तमान में कुल 30 सदस्य हैं इसमें। ISI के खिलाफ प्रमुख स्तंभ है ये। नाटो सम्मेलन में पहली बार ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया शामिल करे गए थे। रिसेंटली सम्मेलन मैड्रिड में संपन्न हुआ नाटो का। नाटो चीन पर अधिक ध्यान केंद्रित क्यों कर रहा है, तो प्रमुख बंदरगाह यानी ग्रीस व पीरियस बंदरगाह, अटलांटिक महासागर क्षेत्र में चीनी नौसैनिक गश्त में वृद्धि, आर्कटिक सागर में चीन की बढ़ती दिलचस्पी, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग पर चीन का स्वामित्व का दावा, ब्रिक्स समझौता। रिसेंटली चीन की अध्यक्षता में 14वें सम्मेलन का आयोजन करा गया। बीजिंग डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसकी विशेषता है भारत द्वारा प्रस्तावित पहला ये ब्रिक्स स्टार्टअप कार्यक्रम का आयोजन, भ्रष्टाचार के लिए सुरक्षित पनागरा को समाप्त करना। ब्राजील, रसिया, इंडिया, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में शामिल हैं। ब्रिक्स से संबंधित वर्तमान मुद्दे, तो चीन की प्रभावशाली भूमिका, द्विपक्षीय मतभेद, संप्रभुता, समानता व क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में कमी, व्यापार संबंधी चुनौतियां जैसे $114.1 बिलियन का व्यापार, ब्रिक्स देशों के भीतर व्यापार के मामले में चीनी प्रभाव, बहुपक्षीय सुधारों पर धीमी प्रगति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार शामिल है इसमें। आगे की राह है विविधताओं को नियंत्रित करना व साझा हितों के लिए प्रयास करना, ब्रिक्स प्लस फ्रेमवर्क का निर्माण करना, सहयोग को मजबूत बनाना, ब्रिक्स एजेंडे में आतंकवाद से निपटने के लिए पुनः प्राथमिकता देना, ग्लोबल साउथ को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धी बहुपक्षवाद के माध्यम से ब्रिक्स संस्थानों की दक्षता को बढ़ावा देना, NDB का उदय व विकासशील देशों हेतु इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स की बात करें तो विश्व की आबादी का 41% वहन करता है और विश्व की GDP का 24% और विश्व के लैंड का 29.3%। विश्व व्यापार में 16% की हिस्सेदारी है ब्रिक्स की।
भारत यूरोपीय संघ यानी इंडिया ईयू 9 वर्षों बाद एफटीए वार्ता पुनः शुरू करी गई। भारत के लिए ईयू का महत्व तो चीन को काउंटर करेगा। आर्थिक महत्व यानी 2020-21 द्विपक्षीय व्यापार 116.36 बिलियन डॉलर रहा। यूएसए के बाद ईयू भारत का सेकंड सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारतीय निर्यात के लिए सेकंड गंतव्य स्थान है और सामाजिक बदलाव, वैश्विक मुद्दों पर सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी में सहयोग। आगे की राह तो महामारी के बाद वैश्विक सहयोग की उभरती संभावनाओं, फार्मास्यूटिकल्स को बढ़ाना, राजनीतिक संवाद को मजबूत करना, सहयोग परिकल्पनाएं शुरू करना। अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की यानी ईयू की, तो इसमें 27 संप्रभु सदस्यों वाला एक राजनीतिक आर्थिक मंच है ये। मुख्य यूरोपीय संस्थाएं तो यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी (IWT) न्यू दिल्ली में 118वीं बैठक आयोजित करी गई IWT की। IWT की बात करें तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच साइन करी गई थी ये। वर्ल्ड बैंक द्वारा मध्यस्थता करी गई थी इसकी वर्ल्ड बैंक इसमें गारंटी करता था। इसका उद्देश्य है पानी को लेकर दोनों देशों के अधिकारों व दायित्वों को सीमित करना। नदी जल बंटवारे के प्रावधान तो पूर्वी नदियां जिसमें शामिल है सतलुज, ब्यास, रावी, जिसका जल भारत को मिलेगा, और पश्चिमी नदियों में जिनमें सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जल पाकिस्तान को दिया जाएगा। विद्यमान मुद्दे तो भारतीय परियोजनाओं व पाकिस्तान द्वारा बार बार विरोध, जिसमें किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, झेलम रतलिब परियोजना, चिनाब परियोजना शामिल है। राजनीतिक संबंधों में तनाव, जलवायु परिवर्तन का मिश्रित प्रभाव, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के माध्यम से संघर्ष समाधान स्थिति, संधि में योजनानुसार नियमित रूप से डेटा साझा नहीं करना। आगे की राह तो विश्व स्तर पर भारत की स्थिति का समर्थन करना, सहयोग प्राप्त करना, दृष्टिकोण बदलना, तर्कसंगतता से संबंध परक में परिवर्तन, संधि पर पुनः वार्ता करना, हेलेंसिकी नियम को धार्मिक करना। हेलेंसिकी नियम नदी जल विवादों से निपटाने के लिए हैं। संधि को रद्द करना उचित विकल्प क्यों नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ जाना है। अन्य तटवर्ती देशों पर प्रभाव, जैसे कि बांग्लादेश पर ज़्यादा प्रभाव पड़ जाएगा। हाइड्रोलॉजिकल डेटा पर चीन का सहयोग करना। एनवायरनमेंट राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को 2030 के बजाय 2025-26 तक बनाया गया। जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल के बारे में तो परिवहन से संबंधित तरल ईंधन होता है ये। इसमें एथेनॉल और बायोडीजल शामिल होता है। कृषि संबंधित उत्पाद, वाहनों की कार्बनिक सामग्री शामिल होती है इसमें, सॉरी वनों की। प्रतिवर्ष 140 बिलियन टन कृषि अवशिष्ट उत्पन्न होता है। भारत में 2022 तक 9.9% इथेनॉल मिश्रण मिला लिया गया है, लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इसमें 4 पीढ़ियों के ईंधन शामिल होते हैं। पहली पीढ़ी में शामिल है शर्करा, स्टार्च संबंधी, चीनी, सोयाबीन, एथेनॉल और सोयाबीन। दूसरी पीढ़ी में शामिल है सेलुलोसिक ईंधन, गैर खाद्य स्रोत, कृषि अवशेष, लकड़ी का बुरादा आदि। तृतीय पीढ़ी में शामिल है अलगल बायोफ्यूल, शैवाल से निर्मित। चतुर्थ पीढ़ी में शामिल है विकासात्मक चरण, बायो इंजीनियर्ड सूक्ष्मजीव, आनुवंशिक रूप से उपयोग करे जाते हैं। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 तो इसका उद्देश्य है जैव ईंधन को बढ़ावा देना, बायोफ्यूल कवर यानी कि जैसे बायो एल्कोहल, बायोडीजल, बायो सीएनजी का यूज करना। कार्यान्वयन 2020 में गठित करा गया था राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय नीति द्वारा। इसका महत्व है राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन, जीएजी में कमी करना, न कार्बन तटस्थता को बढ़ाना। कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे तो खाद्य व जल संरक्षण पर प्रभाव, 16.5 मीट्रिक टन अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। फीड कास्ट की उपलब्धता व चिंता का विषय है। सीमित प्राइवेट निवेश की चुनौती, एथेनॉल की असमान उपलब्धता जैसे कि अतिरिक्त लागत, शून्य तरल उत्सर्जन तो जल उपचार का इंजीनियर तरीका है ये। इसमें अपशिष्ट जल को फिर प्राप्त करा जाता है। आगे की राह नवाचार, एकीकरण व सहयोग महत्वपूर्ण है इसमें। तेल विपणन कंपनियों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना।
जैव संबंधी पहल हैं तो पीएम जीवन योजना, E100 योजना, रिपर्चे रिपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल यानी RUCO, गोवर्धन योजना जो 2016 में स्टार्ट करी गई थी। पीएम कुसुम योजना, तो अबाउट नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू करा गया था इसको। इसका उद्देश्य है सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, विद्युत क्षमता स्थापित करना। 2022 तक 30.8 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करी जाएगी। इसकी चुनौतियां हैं किसानों के लिए सीमित प्रोत्साहन, धीमी गति, वैश्विक महामारी का प्रभाव, लॉजिस्टिक्स संबंधी समस्याएं। एनवायरनमेंट, यूएन मरुस्थलीकरण रोकथाम अभि समय, UNCCD का COP15 सम्मेलन कोट डी आइवर के अबिदजान में संपन्न कराया गया है। इसको अबिदजान में। इसके तथ्य हैं UNCCD 1994 में बना था। कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है ये। 196 देश शामिल है इसमें, प्लस EU भी शामिल है तो 197 हो जाता है। भारत भी शामिल है इसमें। भूमि चरण कार्बन तटस्थता पर ध्यान देता है ये। इसकी थीम थी भूमि जीवन विरासत अभाव से समृद्धि की ओर। कॉप द्वारा द्विवार्षिक आयोजित करा जाता है ये। इसके लक्ष्य हैं 2030 तक 1 अरब हेक्टेयर निम्नलिखित भूमि का पुनर्स्थापित करना, 2022 से 24 के लिए सूखे पर अंतर सरकारी कार्य समूह की स्थापना करना, भूमि प्रबंधन में महिलाओं की आबादी को बढ़ाना और समन्वय सुरक्षित करना। आबिदजान आह्वान लैंगिक समानता पर प्राप्त करने पर जोर देता है। सूखे की संख्या रिपोर्ट 2022, तो 2000 के बाद सूखे में 29% की बढ़ोतरी हुई है। सर्वाधिक मौतें हुई हैं। भारत 2/3 क्षेत्र प्रभावित है भारत का सूखे से। 1998 से 2017 तक $124 बिलियन का नुकसान हुआ है। 2022 में 2.3 अरब लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। ड्रॉटलैंड UNCCD का जल जागरूकता अभियान है। ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीकी देशों नेतृत्व वाला आंदोलन है। भारत में भूमि क्षरण निम्नीकरण व मरुस्थलीकरण, तो भूमि क्षरण का मतलब होता है भूमि की उत्पादकता में गिरावट। भारत का 69% भाग भूमि शुष्क भूमि प्रभावित है। सर्वाधिक प्रभावित है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, लद्दाख, जम्मू, झारखंड, ओडिशा और MP। पॉइंट LDN फंड COP13 में प्रारंभ करा गया था। बॉन चैलेंज 2011 में जर्मनी प्लस IUCN द्वारा शुरू करा गया। रेड प्लस UNFCCC द्वारा शुरू करा गया था। इसके प्रभाव हैं सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी भूमि उत्पादकता को बढ़ाना, आजीविका संकट को कम करना, जल संचयन क्षमता पर प्रभाव, सामाजिक तनाव को बढ़ाना। सतत विकास लक्ष्य 15, तो भूमि पर जीवन, भूमि बेस्ड पारिस्थितिकी प्रणालियाँ का संरक्षण, पुनर्स्थापन व टिकाऊ प्रबंधन की मांग करना। भूमि निम्नीकरण और मरुस्थलीकरण के चालक व कारक, तो प्राकृतिक में पवन अपरदन, जलीय अपरदन, परमाकष्ट का पिघलना, चक्रवात, सूखा, वनाग्नि। मानव जनित में कृषि संबंधी गतिविधियां, पशुधन चराई, जनसंख्या का दबाव, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो श्वसन रोगों का कारण है, कुपोषण का उच्चतर संकट उत्पन्न करते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव में चरम मौसमी घटनाओं का कारण, जैव विविधता की तीव्र हानि, पारिस्थितिकी सेवा में बाधा, GHG उत्सर्जन। आगे की राह, स्थानीय स्वदेशी तथा ज्ञान का प्रयोग करना, बहुकार्यात्मक भूतप्रदस्त दृष्टिकोण बनाना, कृषि पद्धतियों में सुधार करना, कृषि वानिकी को बढ़ावा देना और सतत वन प्रबंधन करना, विंड ब्रेक का निर्माण करना। संस्कृति, लौह युग यानी कि आयरन एज। तमिलनाडु के मयलादम्पर उत्खनन में मिला था। भारतीयों को 42 वर्ष पुराने लौह की जानकारी थी। लौह युग का संबंध 2172 ईसा पूर्व से 1615 तक था। काले लाल मर्दभांड का उपयोग करा जाता था। इसमें नवपाषाण काल में हुआ था इनका उपयोग। संदर्णीय शहर विकास, तो इसका लक्ष्य है UN हैबिटेट ने जयपुर शहर को चयनित करा। संदर्णीय शहर वर्तमान निवासियों की बेहतर जीवन गुणवत्ता को दर्शाते हैं। इसके मुद्दे हैं तो GHG उत्सर्जन इन क्लाइमेट चेंज, भीड़ भाड़ व यातायात, लोगों का कल्याण,
भूमि उपयोग, भूमि आवरण में चेंज, सामाजिक पर्यावरणीय चैलेंज, बुनियादी पहुंच का अभाव, जनसंख्या विस्तार, अपशिष्ट निपटान। शहरी स्थायी शहरों में की विकास में बाधाएं तो पर्यावरण के प्रति कम जागरूकता, अकुशल वित्त योजना, वित्त पोषण, विभाजित दृष्टिकोण, ज्ञान का पर्याप्त हस्तांतरण, एकीकृत योजना का अभाव और वित्त का अभाव। संधारणीय शहरी एकीकृत दृष्टिकोण प्रायोगिक एससीएपी परियोजना। उसका उद्देश्य है शहरी योजना प्रबंधन, बुनियादी सेवा वितरण, लोचशीलता का निर्माण। मेन फोकस है तो संधारणीय निवेश परियोजना को बढ़ाना, क्षमता निर्माण करना, स्वस्थ भारत मिशनों को बढ़ावा देना। इसके उपाय हैं नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन यानी कि NMEEE, ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान, स्वच्छ भारत मिशन, अटल मिशन, सौर शहर कार्यक्रम, पीएम द्वारा पीएम आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन। परियोजना का परिणाम तो जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाना, शहरी व्यापकता को कम बढ़ाना, संधारणीय शहरों को बढ़ावा देना। कार्यान्वयन वित्त पोषण तो यूएन हैबिटेट द्वारा करा जाता है, जीईएफ द्वारा वित्त पोषित है। ये 5 राज्यों में जयपुर, भोपाल, विजयवाड़ा, मैसूर में है। संधारणीय शहर में सरकारी क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक और अन्य क्षेत्रक समूह शामिल हैं। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट 2022 तो इसको FAO द्वारा जारी करा गया है। FAO इटली में ऑफिस है इसका, 195 सदस्य देश हैं इसके, भारत भी सदस्य है इसका। तो अबाउट प्रत्येक 2 वर्षों में वनों व लोगों के बीच परस्पर क्रिया पर डेटा का विश्लेषण प्रस्तुत करा गया है इसमें। हरित आवरण की पूर्व स्थिति को बहाल करने की बात करी गई है इसमें। मुख्य निष्कर्ष है 80% उभयचर प्रजातियों को, 75% पक्षी और 68% स्तनधारी को आवास प्रदान करते हैं वन। उष्णकटिबंधीय वनों में 60% हिस्सा है इनका। 1990 से 2020 तक 420 मिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हुई है। वनोन्मूलन की दर घट रही है। 33 मिलियन लोग वनों से लाभ प्राप्त करते हैं। 4.17 अरब लोग निवास करते हैं। सुझाव है इसके वनों की कटाई को रोकना व संरक्षित करना, कृषि वानिकी का विस्तार करना, संधारणीय उपयोग करना। इम्पोर्टेंट फैक्ट, विश्व का कुल क्षेत्र भूमि का 31% है। उष्णकटिबंधीय 45% सबसे ज़्यादा है। कटाई 30% तक कम हो गई है। क्रॉपलैंड का विस्तार वनों की कटाई का मुख्य कारण पशुधन चराई है। FAO 1945 में स्थापित करा गया तो इसको यूएन की विशेष एजेंसी है ये। लक्ष्य इसका सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक मुद्दे तो भारत में बाल कुपोषण, भारत में सर्वाधिक मरीज फिर दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। 2030 तक 3% को कम करना लक्ष्य है। बाल कुपोषण अपर्याप्त पोषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली रोगपूर्ण स्थिति होती है। अल्प पोषण दुबलापन, ठिगनापन, अल्प वजन, अति पोषण में मोटापे की स्थिति होती है। प्रचंड भुखमरी भी बोलते हैं इसको। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत का 116 देशों में से 101वां स्थान पर है। कुपोषण का प्रभाव तो निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, खराब संज्ञानात्मक क्षमता, आर्थिक उन्नति को बाधित करते हैं, मानसिक शारीरिक क्षति। भारत को बाल कुपोषण के कारण GDP में 4% की हानि होती है। इसके कारक हैं भोजन तक अपर्याप्त पहुंच, खानपान संबंधी आदतें, निर्धनता, संक्रमण, एनीमिया। सामाजिक सांस्कृतिक कारक तो परिवार में भोजन का असमान वितरण, बड़े परिवार, आवास, रहने की स्थिति, प्रवासन। आगे की राह तो सामाजिक व व्यवहार परिवर्तन संबंधी पहले जैसे संवाद, मीडिया भागीदारी, प्रोत्साहन। बेहतर खाद्य प्रणालियाँ, खाद्य उत्पादन में विविधता लाना, मातृ या शिशु देखभाल सुधार करना, योजनाओं से जुड़े लाभों के वितरण में सुधार करना, पूरक खाद्य पदार्थ, बेहतर नीति प्रवेश बनाना। सरकारी पहल है तो समेकित बाल विकास योजना व आंगनवाड़ी व्यवस्था, NFS एक्ट 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सोसाइटी रणनीति, पोषण अभियान, मिशन 2.0, मिशन वात्सल्य, PM मातृ वंदना योजना यानी PMMVY। इंटरनल सिक्योरिटी, एकीकृत युद्धक समूह यानी कि IBG,
2018 में CDS बिपिन रावत द्वारा अवधारणा प्रस्तुत करी गई थी इनकी। ये ब्रिगेड के आकार का एक फुर्तीला आत्मनिर्भर लड़ाकू सैन्य दल होता है, IBG। संरचना इसकी होती है, इसमें T3 यानी कि थ्रेट, टेरेन एंड टास्क के आधार पर तैयार करा जाता है इसको। आकार डिवीजन से छोटा होता है इसका। 12 से 48 घंटों में सक्षम हो जाते हैं। ये नेतृत्व मेजर जनरल द्वारा करा जाता है इनका। पैदल सेना, टैंक, UAV, तोप शामिल है इसमें। रक्षात्मक आक्रमण प्रकृति के होते हैं। इनका महत्व है सुरक्षा को बढ़ाना, पाक पाक हमलों को कम करना, संसाधन उपयोग में क्षमता को बढ़ाना, प्रतिक्रियाशील है, तैनाती और त्वरित कार्रवाई। प्रोजेक्ट बोल्ड QIT तो तकनीकी सुरक्षा बलों को ब्रह्मपुत्र व सहायक नदियों के बिना बाढ़ वाले क्षेत्र में सेंसर क्षमता लगाने के लिए शुरू करा गया इसको। सैन्य संगठन में सुधार की आवश्यकता तो दो मोर्चों पर युद्ध क्षमता में वृद्धि, आधुनिकीकरण, समन्वय और बहुआयामी भूमिका। इकोनॉमी, क्रिप्टो करेंसी व आर्थिक संप्रभुता। तो क्रिप्टो करेंसी विकेंद्रीकृत तो इंटरनेशनल आभासी मुद्रा है। सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल द्वारा जारी करा जाता है इसको। बिटकॉइन 2009 में पीयर टू पीयर प्रणाली है, 2009 में शुरू करा गया था इसको। इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कर सकते हैं इसमें। बिटकॉइन अल सल्वाडोर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने लीगल बना दिया है इसको, मान लिया है लीगल। भारत में क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वर्चुअल डिजिटल असेट्स यानी कि VDA आयकर एक्ट 1961 धारा 247A के तहत है। NFT शामिल है इसमें। 30% टैक्स लगा जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के पास से तंत्र तो एक्सचेंज, पर्यावरण, क्रिप्टो कॉइन्स, क्रिप्टो माइंस, विकेंद्रित नेटवर्क, ब्लॉकचेन, ट्रेडर्स की संतुष्टि, क्रिप्टोग्राफी और ट्रेडिंग। विडॉलीकरण का मतलब होता है डॉलर प्रधान विश्व व्यवस्था से दूर का वर्णन करना। भारत के लिए सकारात्मक कदम हो सकता है ये विडॉलीकरण। आर्थिक संप्रभुता, क्रिप्टो करेंसी से खतरा तो विश्वास, जवाबदेही का अभाव, वित्तीय अस्थिरता, इकोनॉमी पर नेगेटिव प्रभाव, इकोनॉमी का डॉलराइजेशन, मॉनिटरी नीति संचरण, RBI को कमजोर करेगा, अनोनिमिटी यानी अनामता, बैंकिंग प्रणाली पर नेगेटिव प्रभाव, उपभोक्ता संरक्षक। आगे की राह स्पष्ट करना जरूरी है। लाइसेंस प्रदान प्रदान को कानूनी आवश्यक हो, संदिग्ध लेन देन की ट्रेडिंग हो, FATF की सहायता, सीमा पार सहयोग, जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता। भारत के पूर्वोत्तर पड़ोसी तो इसमें आते हैं चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जो 5,812 किलोमीटर की सीमा टच करते हैं। भारत के लिए महत्व है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास, पूर्वोत्तर की सुरक्षा, भू राजनीतिक, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जुड़ना, वैश्विक और क्षेत्रीय आपूर्ति। प्रमुख मुद्दे व चिंता तो भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं, पर्याप्त संसाधनों का अभाव, खराब इंफ्रा, चीनी विवाद, असामाजिक तत्व, पूर्वोत्तर भारत में शरणार्थियों की समस्या, भारत का आर्थिक रूप से कमजोर होना, सीमित क्षमता। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बात करें तो इसमें 8 राज्य आते हैं: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। पूर्वोत्तर राज्यों का महत्व तो भूसामरिक अवस्थिति, नेचुरल रिसोर्सेज, मार्केट एक्सेस। लुक ईस्ट 1991 में शुरू करी गई थी नरसिम्हन राव द्वारा। इसका उद्देश्य था साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना। एक्ट ईस्ट 2014 में शुरू करी गई इसमें काम करने के लिए। आगे की राह है कनेक्टिविटी इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट करना, न्यू क्षेत्रों पर ध्यान देना, सांस्कृतिक संबंधों में लाभ उठाना, सामरिक सहयोग को बढ़ावा, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना, पूर्वोत्तर पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने के लिए उपाय करना। एक्ट ईस्ट नीति में वाणिज्य, संस्कृति, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन के साथ साझेदारी करना, कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे भारत, म्यांमार, थाईलैंड, त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान, मल्टीमोडल प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF। कुल देश इसमें शामिल हैं 14। अमेरिका इसमें नेतृत्व करता है, भारत भी शामिल हुआ है इसमें। IPEF संबंधों को मजबूत करने तथा क्षेत्र संबंधी महत्वपूर्ण आर्थिक व व्यापारिक मामलों में संलग्न हेतु फ्रेमवर्क है ये।
यह एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। इसके सदस्य हैं यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, फिजी और वियतनाम। जीडीपी का 40% उत्पादन होता है इनसे। व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया गया है। महत्व इसका: बेहतर आर्थिक साझेदारी भागीदारी, नियम बेस्ड हिंद प्रशासन, आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाना, चीन को इम्पोर्टेंस करना, साझेदारी को मजबूत करना। भारत के लिए महत्व है आईपीएफ का, तो क्षेत्रीय व्यापार में भागीदारी आवश्यकता के अनुरूप है। बेहतर आर्थिक अवसर, सुगम्य आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी करना। आईपीईएफ से जुड़े मुद्दे, तो स्पष्टता का अभाव, चीन को प्रतिसंतुलित करने में अक्षम है, अमेरिकी हितों को बढ़ावा, विवाद निवारण तंत्र का अभाव, अमेरिकी वर्चस्व का भय, डब्ल्यूटीओ नियमों का उल्लंघन। इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभ हैं: जुड़ी हुई इकोनॉमी, लचीली इकोनॉमी, स्वच्छ इकोनॉमी और निष्पक्ष इकोनॉमी। अमेरिका के लिए आईपीएफ का महत्व, तो अमेरिका को पूर्व एशिया व आसियान क्षेत्रों में आर्थिक नेतृत्व मिलेगा, रूस को टैकल करेगा। भारत के लिए चिंता है, तो डेटा रिलेटेड समस्या, डिकार्बोनाइजेशन स्टैंडर्ड्स पर असहयोग भारत का। अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र पर क्यों केंद्रित है, तो अमेरिका के वाणिज्यिक, राजनयिक व रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट है। 3 मिलियन से अधिक लोगों को नौकरी देने में सहायक है ये। अगर बात करें एससीओ की, यानी संघाई सहयोग संगठन की, तो ये स्थायी अंतर सरकारी संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये। इसकी स्थापना सन 2001 में करी गई थी। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान द्वारा संघाई चीन में। जून 2017 में काजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इंडिया व पाकिस्तान को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसमें पर्यवेक्षक देश हैं इसके अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसका लक्ष्य है परस्पर विश्वास व सद्भावना बढ़ाना, प्रभावी सहयोग बढ़ाना, शांति, सुरक्षा, स्थिरता सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। एससीओ 2005 में यूएनजीए में पर्यवेक्षक था। इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडो प्लस यूएई समझौता सीईपीए। भारत को $26 अरब की लाभ मिलेगा इससे। 5% टैक्स यूएई द्वारा पहले लगाया गया था इस पर। यूएई भारत का थर्ड सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। पहला है यूएसए, सेकंड है चाइना। इम्पोर्टेंट प्रावधान, तो इंडिया यूएई जाने वाले प्रोडक्ट पर 90% कम टैक्स लगेगा। स्थायी रक्षा उपाय, तांत्रिक व्यवस्था, रजिस्ट्रेशन व्यवस्था। इसका महत्व है अगले 5 वर्षों में $100 अरब का व्यापार करना, भारत में 10 लाख रोजगार बनाना। जीसीसी देशों के साथ व्यापार का मार्ग प्रशस्त होगा और द्विपक्षीय समझौता है ये। भारत जर्मनी ने स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के बढ़ने के लिए $10.5 अरब के हरित समझौते पर हस्ताक्षर करे। तो छठा अंतर्राष्ट्रीय सरकारी परामर्श बर्लिन में आयोजित करा गया। इसका उद्देश्य था द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना, जलवायु लक्ष्यों को बढ़ाना देना। इसमें शामिल रोड मैप है भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप का विकास करना, अक्षय ऊर्जा साझेदारी, कृषि, पारिस्थितिकी, प्राकृतिक समाधानों तक प्रबंधन करना, हरित ऊर्जा गलियारों को बढ़ावा देना। इसकी घोषणाएं हैं ग्रीन अर्बन मोबिलिटी साझेदारी, नीति आयोग, बीएनजी डायलॉग, एसडीजी स्थानांतरीकरण समाधान। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तिरुवनंतपुरम घोषणा। केरला में प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन करा गया। विधेयक लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट, भारत 2021 में 140वें स्थान पर है 156 देशों में। उपासना स्थल एक्ट 1991 बदलने पर उपासना में रोक लगाता है ये। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी करी जाती है इसको। इंडिया 2021 में 142वें स्थान पर था इसमें। जम्मू कश्मीर परिसीमन, इसका गठन 6 मार्च 2020 को करा गया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई द्वारा करी गई थी। जम्मू कश्मीर में सीटें 83 से 90 कर दी गई हैं। पीओके में 24 सीटें हैं। इसका उद्देश्य है जनसंख्या को समान महत्व देना।
अनुच्छेद 82 परिसीमन आयोग की बात करता है। परिसीमन आयोग 1952, 63, 73 और 2002 को बनाया गया था। राष्ट्रपति बनाता है इसको। कानूनी शक्ति प्राप्त है इसको, और न्यायालयों में प्रश्न भी तो नहीं करा जा सकता है इसको। अनुच्छेद 170 राज्यों में परिसीमन की बात करता है। राज्यों की विधानसभा से संबंधित है ये। WGI यानी कि वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिया, तो 1996 से सन 2000 में 200 प्लस देशों की गवर्नेंस से संबंधित है ये। 6 आयामों पर बेस्ड है ये। भ्रष्टाचार नियंत्रण, विधि का शासन, विनियम की गुणवत्ता, सरकारी प्रभावशीलता और लोगों की आवाज़, राजनीतिक स्थिरता। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रैंकिंग 2019 में 51 भारत है इंडिया का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116वें स्थान पर है इंडिया। एक से 1वें स्थान पर इंडिया, 116 देशों में। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, 7वीं अनुसूची में सुधार। तो 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 से संबंधित है। केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों को, उत्तरदायित्वों को विभाजन करती है ये। स्रोत है कनाडा से लिया गया है इसको। अनुच्छेद 248 संसद में अवशिष्ट शक्तियों की बात करता है, जिसमें संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। संघ सूची में संसद का अधिकार होता है, राज्य सूची में राज्य का अधिकार और समवर्ती सूची में राज्य प्लस केंद्र का अधिकार। इसको गृह क्षेत्र भी बोला जाता है। संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में अनुच्छेद 368 में बताई गई है। विशेष बहुमत से हो सकता है संशोधन, 2/3 मेजोरिटी। संविधान में 7वीं अनुसूची को बनाए रखने का औचित्य तो भारत की एकता व अखंडता सुनिश्चित करना, संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, विविधता को बढ़ावा देना, उत्तरदायी शासन को सक्षम बनाना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बढ़ाना। 7वीं अनुसूची पर पुनर्विचार की आवश्यकता तो अप्रचलित पुरातन अपडेट करना, सेवा वितरण, केंद्रीकरण, केंद्र की प्रभावशाली स्थिति, उपयुक्त नियोजन, केंद्र राज्य संघर्ष। आगे की राह तो एक उच्च अधिकार प्राप्त आयोग का गठन करना, संस्थागत ढांचा यानी सहकारी संघवाद की अभिवृद्धि हेतु परामर्शी मंच, सरकारिया समिति की सिफारिश 1998 वाली। तो टैक्स पावर केवल संघ को, बाकी समवर्ती सूची को दी जाए। समवर्ती सूची में राज्यों की सहमति मिले, आवधिक समीक्षा हो, प्रविष्टियों का स्थानांतरण हो, यानी पुंछी आयोग 2010 में बना था। तत्व सार का सिद्धांत, तत्व का मतलब होता है यथार्थ प्रकृति वाला, सार का मतलब होता है महत्वपूर्ण भाग। न्यायालय मामले के सार की देखरेख करता है। कलकत्ता गैस कंपनीवाद 1962 संबंधित है इससे। जीलूभाई नानभाई रतावर 1994 बाद भी संबंधित है इससे। सद्धमता का सिद्धांत शक्ति पृथक्करण के आधार पर निर्मित करा गया है। किसी भी कपटपूर्ण या न्यायोचित नहीं होगा, आयोग से बचने हेतु प्रयोग करा जाएगा इसका। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस, तो अनुच्छेद 124 एक संसद को संख्या निर्धारित करने का पावर देता है। किसको? संसद को। नियुक्ति 124(2) के तहत राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है कॉलेजियम प्रणाली से। कॉलेजियम प्रणाली में CJI प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 जज और हाई कोर्ट के 3 जज शामिल होते हैं। 3 जजों से विकसित करी गई है ये। राष्ट्रपति चुनाव 2022, तो 1952 में प्रथम राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, 1952 में। वोट का मूल्य 1 वोट 708 है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति द्वारा गठित करी जाती है। 1990 में सरकारी आयोग का गठन करा गया था, सिफारिश करी गई थी इसमें। संरचना इसकी PM प्लस CM सब 6 केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं इसमें। मृत्यु दंड यानी कि कैपिटल पनिशमेंट, भारत में मृत्युदंड व रूपरेखा। अनुच्छेद 2021 तक 488 को मृत्युदंड की सजा हो चुकी है। 1980 बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य बाद मृत्युदंड बरकरार रखा गया था इसमें। 108 देशों में मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया है, 55 देशों में कंटिन्यू है। भारत में कैपिटल पनिशमेंट की बात करें तो अनुच्छेद 21 के तहत आता है ये। IPC 1860 में परिभाषित है ये। स्वापक औषधि व मन प्रभावी पदार्थ 1988, सती निवारण एक्ट 1987। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की बात करता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान शक्ति के बारे में। मृत्युदंड के पक्ष में तर्क तो निवारक है, आनुपातिकता का सिद्धांत होगा, प्रतिकारी न्याय मिलेगा, नागरिकों की इच्छा यानी 70% भारतीय पक्ष में है, परिवार में मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की भावना लाता है, पुलिस की मदद के लिए प्रोत्साहन देता है। कैपिटल पनिशमेंट से संबंधित वाद तो बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1980, माछी सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1983,
अपविलंब का मतलब होता है मृत्युदंड को टालना। विराम का मतलब होता है सजा कम करना। परिहार का मतलब होता है प्रकृति सेम लेकिन सजा कम कर देना। लघुकरण का मतलब होता है प्रकृति को बदलना। मृत्युदंड से संबंधित नैतिक मुद्दे। तो मृत्युदंड की नैतिकता संदेशपद है, मानवीय गरिमा के विरुद्ध है, जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है, वस्तुनिष्ठता का अभाव है, प्रकृतियात्मक निष्पक्षता का अभाव है, सत्यनिष्ठा का अभाव है और अति विलंब होता है। आगे की राह। विश्वास और पारदर्शिता की आवश्यकता है, मानवाधिकारों का प्रगतिशील आवश्यक बनाना, सुसंगत और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना, दया याचिका को प्रोत्साहित करना। राजद्रोह यानी कि सेडिशन। राजद्रोह आईपीसी 124A में लिखित मौखिक संकेतकों द्वारा दृश्य व घृणा अवमानना द्वारा प्रदान करना शामिल है इसमें। इसको संज्ञेय या गैर जमानती क्राइम बोला जाता है। राजद्रोह को मैक्सिमम इसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। आरोपी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। पासपोर्ट जब्त करा जाता है इसमें। इसका महत्व है कि भारत की एकता, राष्ट्र विरोधी अलगाववादी तत्वों से निपटने के लिए स्थिर राज्य व्यवस्था, अवमानना की शक्ति, लोक व्यवस्था। अन्य देशों में राजद्रोह कानून तो यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, युगांडा में अनावश्यक है। यूके में 1960 में ख़त्म कर दिया गया था इसको। यूएसए में भी ये ख़त्म कर दिया गया है राजद्रोह। ऑस्ट्रेलिया में भी 2010 में ख़त्म कर दिया गया था। इसके मुद्दे हैं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन 19(1), अनिश्चितता, स्पष्टता की कमी, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का अपडेशन, दोषसिद्धि की निम्न दर। 2016 से 19 में 93 मामले, सजा केवल 3.3% को ही। दुरुपयोग, पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी करी गई। आगे की राय है स्पष्ट परिभाषा बनाना, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय देना, शिकायतों की जांच करना और संयमित प्रयोग करना। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि CIC 2005 में स्थापित करा गया था। इसको एक सांविधिक निकाय है ये। इसमें 1+10 सदस्य होते हैं। ये पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है इसका। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है कि समिति की सिफारिश पर। समिति में शामिल होता है PM, विपक्षी नेता और कैबिनेट मंत्री। इसका कार्य है सिविल राइट्स, व्यक्ति को समन करना, दस्तावेजों को प्रकटित करना और प्रतियां मंगाना। रिलेटेड इश्यूज हैं रिकॉर्ड का खराब प्रबंधन, निपटान में देरी यानी 38%, पेंडिंग मामले 35,849 हैं, सरकार पर नियंत्रण ज़्यादा है, वैकेंट पोस्ट, प्रशिक्षण की कमी। आगे की राह रिकॉर्ड का प्रबंधन करना यानी अलग अलग विभाग का निर्माण करना, प्रशिक्षण एंड ट्रेनिंग देना, अवेयरनेस फैलाना, त्वरित निपटान, आयुक्तों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। RTI एक्ट 2005। इसका आरंभ 1986 में श्री कुलवाल वर्सेस जयपुर नगर निगम मामले में करा गया था। RTI इज अंडर आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है ये। वेतन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। NFICI 2009 में गठित करा गया था। न्यायिक जवाबदेही यानी कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ओडिशा हाईकोर्ट देश का पहला वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला बन गया है। इसका उद्देश्य है न्यायाधीशों में न्यायालयों के संवैधानिक कानूनी मानकों के विपरीत व्यवहार व निर्णय लेने के लिए व्यक्तिगत या संस्थागत रूप से जिम्मेदार बनाना। रिलेटेड इश्यूज तो कोलेजियम प्रणाली, भाई भतीजावाद को बढ़ावा, न्यायाधीशों का शक्तिशाली होना, न्यायाधीश आचरण, आंतरिक कामकाज, इन्फो से संबंधित विषमता, पेंडिंग मामले, प्रतिवर्ष 2.8% की बढ़ोतरी होती है, जनता का कम विश्वास। न्यायिक जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम तो आंतरिक प्रक्रिया ज्ञापन 2016, SC में स्थायी सचिवालय का विस्तार, न्यायिक मानक व जवाबदेही एक्ट 2020, टेक्नोलॉजी का प्रयोग, लिम्स सिस्टम, औपचारिक व्यापार आचार संहिता की आवश्यकता। न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता क्यों तो विश्वास को बढ़ाना, सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही सुनिश्चित करना, लंबित मामले को कम करना, दक्षता पारदर्शिता लाना। जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। इसका तात्पर्य होता है मानवाधिकारों का समानता के अधिकारों की रक्षा करने और व्यापक लोक महत्व के मुद्दों से उठाने के लिए कानून का प्रयोग करने से है। इसकी अवधारणा अमेरिकी न्याय प्रणाली से ली गई है। 39A पर आधारित है ये। इसमें जाति, धर्म व न्याय का बात करी गई है। सार्वजनिक प्लस निजी दोनों मामले में जारी करी जा सकती है। ये सीधे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी किसी भी नागरिक के संगठन द्वारा जारी करा जा सकता है। इसको दायर करा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले तो SP गुप्ता वर्सेस भारत संघवाद 1981, अनुच्छेद 226 से 32 रिट क्षेत्राधिकार, विशाखा वर्सेस राजस्थान वाद
1997, 14, 15, 21 लैंगिक उत्पीड़न माना, निजी हित भी शामिल है इसमें। रिलेटेड मुद्दे तो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग, न्यायालय के समय की बर्बादी, विकासात्मक गतिविधियों का ठप होना, शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन। आगे की राहत तो सिद्धांत का अनुपालन, टाइमली पनिशमेंट नहीं मिलता। पीआईएल की हिस्ट्री तो 1976, न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने बॉम्बे कामगार केस में प्रस्तुत करा था इसको। पहली पीआईएल 1979 में हुसैनरा खातून वर्सेस बिहार राज्य बाद में दायर करी गई थी। न्यायाधीश थे पीएन भगवती, पीआईएल फादर बोला जाता है इनको। पीआईएल का महत्व है तो विधि के शासन परिभाषा को बढ़ाना, मौलिक अधिकारों को बेहतर कार्यान्वयन, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करना मदद करना, न्यायिक प्रक्रिया को आधिकारिक लोकतांत्रिक बनाती है, सार्वजनिक अधिकारों को अधिकार बोध कराती है, अल्पसंख्यकों को न्याय सुनिश्चित कराती है। हेट स्पीच किसी भी कानून में परिभाषित नहीं है। हेट स्पीच घृणा का समर्थन करना, हिंसा और भड़काना आदि शामिल है इसमें। संबंधित कानून तो संवैधानिक प्रावधान 19(2) वाक अभिव्यक्ति की बात करता है। आईपीसी 1980 धाराएं 153A, B और 298। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 चुनावी रोक पर रोक लगाती है। नागरिकता अधिकार संरक्षण एक्ट 1955 धारा 7। हेट स्पीच से संबंधित समस्याएं तो हिंसा का प्रसार, धार्मिक ध्रुवीकरण में बढ़ोतरी, सामाजिक सद्भाव, लोकतंत्र प्रभावित होता है, कानून व्यवस्था बाधित होती है। चुनौतियां, वाक और अभिव्यक्ति से टकराव, असहमति पर अंकुश, उचित परिभाषा नहीं है। आगे की राह तो विधि आयोग की सिफारिश पे क्राइम माना जाए हेट स्पीच को, विनियामक उपाय करे जाएं, मानवाधिकारों की शिक्षा दी जाए, वैकल्पिक विवाद समाधान बनाए जाएं, धार्मिक आधार पर सहानुभूति बनाना, सोशल मीडिया की निगरानी करना। इंटरनेट शटडाउन भारत में प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ एक्ट 2017 द्वारा कंट्रोल्ड है ये। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है 15 डेज की। नोटा विकल्प राज्यसभा में चुनावों में लागू नहीं होता। नोटा विकल्प 2013 में पहली बार लगाया गया था। 4th अनुसूची राज्यसभा में सीट का आवंटन बात करती है। अनुच्छेद 80(3) 12 सदस्य होंगे, राज्यसभा में इसकी बात करता है। इंटर स्टेट काउंसिल अनुच्छेद 263 के तहत गठित करी जाती है। ये राष्ट्रपति द्वारा गठन करा जाता है इसका। 1990 में अस्तित्व में आई थी। परिषद में शामिल है पीएम, इसका अध्यक्ष होता है। सभी सीएम्स व यूटीज के सभी 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं और 10 मंत्री भी। कार्य इसका राज्यों के बीच विवाद की जांच, नीति व कार्रवाई को बेहतर बनाना। ओनली 11 बैठक हुई हैं इसकी अब तक। नेशनल ई विधान ऐप तो विधायी निकायों से संबंधित डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा इस पर। एनईवीए के रूप में पुनर्चालित करा गया इसको। एनईवीए का लक्ष्य विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण करना है। संसदीय कार्य मंत्रालय के तहत है ये। ईसीआई के पास राजनीतिक दल का पंजीकरण समाप्त करने की शक्ति नहीं है। तो 29A(c) के तहत ईआईसी द्वारा कार्रवाई करी जा सकती है। एंटी डिफेक्शन लॉ 52वें संशोधन अधिनियम 1950 द्वारा 10वीं अनुसूची में शामिल करा गया था इसको। अयोग्यता का निर्णय की शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास में होती है। अयोग्यता का आधार है मतदान में एबसेंट हो, किसी राजनीतिक दल में 6 महीने बाद शामिल हुआ हो, निर्दलीय दल में शामिल हुआ हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) उम्मीदवार मैक्सिमम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है की बात करता है। नेशनल ई गवर्नेंस सोशल सर्विस डिलीवरी आकलन NEDSA रिपोर्ट 2021 तो इस दबाव से जारी करी जाती है। इसका उद्देश्य ई गवर्नेंस सेवा वितरण प्रभावशीलता को बढ़ाना। केरल का सर्वाधिक रेशो है इसमें। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, नागालैंड का, यूटीज में जम्मू कश्मीर सबसे आगे है। मुख्य सिफारिशें हैं नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, सुरक्षा व निजता पर ध्यान देना, मानकों को अपनाना और क्षेत्र विशिष्ट सेवाओं पर बल देना। ब्रिक्स रिसेंटली चीन की अध्यक्षता में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ वर्चुअली। बीजिंग डिक्लेरेशन को अपनाया गया। इसकी मुख्य विशेषता है भारत द्वारा प्रस्तावित पहल तो ऑनलाइन डेटाबेस स्थापित करना, एमएसएमई सहयोग, ब्रिक्स स्टार्टअप प्रोग्राम, भ्रष्टाचार की समाप्ति, शिक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। ब्रिक्स में शामिल हैं इंडिया, ब्राज़ील, रसिया, साउथ अफ्रीका और चाइना। इसका उद्देश्य है विश्वास में शांति, सुरक्षा, विकास व सहयोग को बढ़ावा देना, मानवता के विकास में सहयोग देना, निष्पक्ष न्याय। रिसेंटली ईरान, अर्जेंटीना ने आवंटन किया है इसमें।
ब्रिक्स में भारत के लिए अवसर तो आर्थिक व व्यापारिक हित, चीन के साथ संबंधों का प्रबंधन करना, विदेश नीति में जुड़ाव करना, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे की तलाश करना। वर्तमान मुद्दे हैं तो चीन की प्रभावशाली भूमिका, संप्रभुता, समानता व क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में कमी, द्विपक्षीय मतभेद, व्यापार संबंधी चुनौतियां, बहुपक्षीय सुधारों पर धीमी प्रगति। आगे की राह तो विविधताओं को नियंत्रित करना व साझे हितों के लिए प्रयास करना, प्रतिस्पर्धी बहुपक्षवाद के माध्यम से ब्रिक्स समझौते की दक्षता में बढ़ोतरी करना, एनडीएसपी द्वारा का उदय, ब्रिक्स एजेंडे में आतंकवाद से निपटने में पुनः प्राथमिकता देना, सहयोग को मजबूत करना। ब्रिक्स की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं करती हैं। विश्व व्यापार में 16% हिस्से का, विश्व के कुल 29.3% क्षेत्र का, विश्व की 24% जीडीपी का और विश्व की 41% आबादी का। भारत यूरोपीय संघ यानी कि इंडिया यूरोपियन यूनियन 9 वर्षों बाद पुनः वार्ता शुरू आरंभ करी गई। ये व्यापार, निवेश व जीडीपी की भी समझौता शामिल है इसमें। वार्ता का सेकंड राउंड ब्रसेल्स में हुआ था, सितंबर 2022 में होना है। भारत के लिए ईयू का महत्व तो चाइना को काउंटर करना, आर्थिक महत्व वित्त वर्ष 2021-22 में ईयू के साथ द्विपक्षीय व्यापार $116.36 बिलियन का रहा। इसमें 43.5% की बढ़ोतरी हुई। सामाजिक प्रभाव, वैश्विक मुद्दों पर सहयोग, अमेरिका के बाद ईयू सेकंड व्यापारिक भागीदार इंडिया का, सेकंड एक्सपोर्ट स्थान भी है इंडिया का। आगे की राह तो महामारी के बाद वैश्विक सहयोग की उभरती संभावनाएं, फार्मास्यूटिकल विनिर्माण क्षमताएं, नवाचार को बढ़ावा, राजनीतिक संवाद को मजबूत करना, वार्षिक संवाद गति प्रदान करना। यूरोपियन यूनियन की बात करें तो 27 देशों वाला एक राज्य आर्थिक संघ है। इसकी संस्थाएं यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन पार्लियामेंट। तालिबान के प्रति भारत का रुख तो शुरुआत इसकी 1990 में करी गई थी। 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन करा तालिबान ने। 2001 में अमेरिका द्वारा आक्रमण करा गया था, तो 2020 में तालिबान और अमेरिका ने वार्ता करी थी। भारत को तालिबान के साथ संवाद क्यों बनाने चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता में वृद्धि के लिए, पाकिस्तान का घटता प्रभाव, राष्ट्रीय सुरक्षा, पारस्परिक रूप से लाभप्रद व्यापार। भारतीय शत्रुघ्न के नकारात्मक पहलू तो भारत की नीति में असंगति दिखता है, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, तालिबान की विचारधारा में कोई बदलाव नहीं है, तालिबान के चीन समर्थित पड़ोसियों से निपटना। इंडिया एंड यूएई व्यापार सीईपीए पर हस्ताक्षर करे थे इन्होंने। व्यापार द्विपक्षीय है, $100 बिलियन का। सेवा का व्यापार है $75 बिलियन का। समुद्री सहयोग को बढ़ावा, जनसंपर्क, यूएई में 35 लाख भारतीय प्रवासी हैं जो $17.06 अरब का योगदान देते हैं। अंतरिक्ष सहयोग, पहला नैनो सैटेलाइट नायक-1 प्रक्षेपित करा गया था। पश्चिमी सेती जल विद्युत परियोजना तो नेपाल के पश्चिमी निर्माण क्षेत्र में भारत निर्माण करेगा इसका। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर यानी INSTC मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है ये। इसका विचार पहली बार 2000 में रूस, भारत व ईरान द्वारा प्रस्तुत करा गया था। हिंद महासागर फारस की खाड़ी को ईरान के माध्यम से कैस्पियन सागर से कनेक्ट करता है ये। इसके सदस्य कुल 13 हैं। इसमें इंडिया, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, काजाकिस्तान, बेलारूस, तुर्की, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान और यूक्रेन और सीरिया शामिल है। भारत के लिए INSTC का महत्व तो भारत रूस व माल परिवहन को 30% तक कम करेगा। भारत को मध्य एशिया से उभरने के लिए पहुंच बनाएगा। चीन की BRI के विकल्प के रूप में है। कोई ऊर्जा कनेक्टिविटी पर निर्भरता को कम करेगा। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा भारत रूस के बीच में है। भारत का अरब भूमध्य सागर की गलियारा भारत यूनान के बीच में है।